तो यार ये मंथ भी अब खत्म होने वाला है, तो इस मंथ की अब रैंकिंग आ चुकी है और ये रैंकिंग मैं खुद से बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से डाउनलोड करता हूँ या फिर कुछ भी करके आपको रैंकिंग देता हूँ। ये रैंकिंग मेरी होती है। तो अगर आपको रैंकिंग से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम एडवांस में आपसे सॉरी मांगते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो में दूंगा और आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब आपको बता देते हैं कि मिस्टर सीओसी 2020 कौन है। तो विक्रम भाई और केजेड एम्पायर मिस्टर सीओसी 2020 हैं। तो नंबर 10 पर है ब्रे वाइट। अब आप लोग बोलोगे यार ब्रे वाइट कैसे, सितंबर में तो ब्रे वाइट आए ही नहीं और अब तुम बोल रहे हो कि ब्रे वाइट। तो यार ब्रे वाइट देखो आए तो थे 2-3 बार पर, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन खड़ी कर रहे हैं एलेक्सा ब्लिस के साथ। और हो सकता है कि रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस फिंड का मैच हो, अगर रॉक वर्सेस रोमन का मैच नहीं होता है तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने इनको नंबर 10 पर रखा है। अब देखते हैं कि ये स्टोरी लाइन अच्छे से जाती है कि नहीं, पर लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने मतलब उनके दोस्त एलेक्सा ब्लिस, अभी तो दोस्त नहीं बोला जाएगा उनको, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने घूरा था, मतलब देखा था रोमन रेंस को, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इन्होंने पहले से ही अपनी स्टोरी लाइन स्टार्ट कर दिया है। तो उस वजह से मैं इनको नंबर 10 पे रख रहा हूँ। नंबर 9 पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मैं बॉबी लैशली को रखूँ या फिर MVP को रखूँ, पर लेकिन मैंने बॉबी लैशली को ही चुना क्योंकि बॉबी लैशली की परफॉर्मेंस अच्छी है MVP के मुकाबले पर। लेकिन MVP ने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पे हर्ट बिजनेस को बनाकर। खासकर बॉबी लैशली जो बर्बाद हो चुके थे वो यहाँ पर ट्रैक पर आ चुके हैं। साथ ही साथ अभी इस मंथ में उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, पर लेकिन फिर भी वो ट्रैक में है। उनको अब हम लोग सीरियसली लेते हैं, एक बड़े स्टार के रूप में लेते हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पे शेल्टन बेंजामिन की और अपने सेड्रिक अलेक्जेंडर की, इनको हम लोग कभी सीरियसली लेते भी नहीं थे, पर लेकिन हर्ट बिजनेस की वजह से थोड़ा मोड़ा सीरियसली हम लोग इनको ले सकते हैं। तो मतलब MVP ने बहुत ही बढ़िया काम किया यहाँ पे हर्ट बिजनेस को बनाकर, इसलिए नंबर 9 पर यहाँ पे बॉबी लैशली आते हैं। हालांकि हर्ट बिजनेस को अभी और कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला उनका। उनको नए नए अपोनेंट्स खोजने होंगे, बड़े बड़े अपोनेंट्स खोजने होंगे, तभी उनका यहाँ पर बेड़ा पार होने वाला है। नंबर 8 पे रखूंगा मैं बडी मर्फी को। तो यार आप लोग जानते हो बडी मर्फी काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है और उनको ठीक तरीके से बुक भी किया जा रहा है और इन सब का श्रेय लेते हैं सेथ रॉलिंस बाबा। सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बढ़िया काम किया, बडी मर्फी को अपने टीम में लिया पहले, और अब बडी मर्फी भी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। मतलब फेमस इतने भी नहीं हुए हैं पर लेकिन लोग जानने लगे हैं बडी मर्फी को, और अब तो बडी मर्फी गुल खिला रहे हैं तो उनको खिलाने दो गुल। पर लेकिन बडी मर्फी अब इम्प्रूव बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और शायद देखने में ऐसा लग रहा है कि बडी मर्फी की जो स्टोरी लाइन है वो अब सेथ रॉलिंस के साथ स्टार्ट होगी। उनके साथ अब वो मैचेस लड़ेंगे, तो सेथ रॉलिंस तो अब फेमस करने वाले हैं बडी मर्फी को। बस डर है कि बडी मर्फी को आगे चल के कभी रियून ना करें, पर लेकिन अभी जैसे कर रहे हैं वैसे बडी मर्फी बड़े स्टार बन सकते हैं। नंबर 7 पर आते हैं एजे स्टाइल्स। तो यार एजे स्टाइल्स के साथ अभी तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, पर लेकिन एजे स्टाइल्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। वो काफ़ी अच्छे हील हैं, पर लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार एजे स्टाइल्स को हील नहीं बनाना चाहिए, अब उनको फेस बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी फेस जो सुपरस्टार्स हैं उसके बहुत अकाल पड़ा हुआ है WWE में। तो एजे स्टाइल्स को फेस बनना चाहिए और एजे स्टाइल्स को फेस बनकर सीधे रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहिए। फिर हमें मैच देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच। हालांकि रिजल्ट प्रेडिक्टेबल है, पर लेकिन फिर भी मैच बहुत ही बढ़िया हो सकता है। नंबर 6 पे आते हैं जे ऊसो। अब आप लोग देख सकते हो कि जे ऊसो ने रोमन रेंस के साथ फ्यूड किया और उनको मैंने नंबर 6 पे रखा, इसलिए क्योंकि जे ऊसो को मैं जानता भी नहीं ढंग से था। मतलब इस फ्यूड के पहले मैं उनको ढंग से नहीं जानता था, और क्यों झूठ बोलूँ, मैं मतलब नहीं जानता था उनको ढंग से, क्योंकि ऊसो में बहुत ही प्रॉब्लम मुझे होती थी। ऊसो, जिमी ऊसो, जे ऊसो कौन था समझ में नहीं आता था, पर लेकिन अब मैं कभी जे ऊसो को नहीं भूलने वाला। तो काफ़ी अच्छा स्टोरी लाइन दिया यहाँ पर रोमन रेंस और जे ऊसो ने, और उम्मीद करते हैं जे ऊसो के साथ आगे कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। नंबर 5 पर आते हैं जेफ हार्डी, और जेफ हार्डी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सैमी ज़ेन को यहाँ पर जिताया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अगर सैमी ज़ेन आते और वो हरा के चले जाते तो मैं इतना खुश नहीं होता, पर लेकिन जिस हिसाब से इस मैच को जीता है सैमी ज़ेन ने, जिसकी वजह से मैं बहुत ही खुश हुआ, और जेफ हार्डी को भी मैं क्रेडिट दूंगा इस मैच के लिए। बहुत ही बढ़िया मैच दिया था उन्होंने और बहुत ही अच्छा उनका जो रेन था वो छोटा था, पर लेकिन अच्छा रेन था उनका। और उम्मीद करते हैं कि जेफ हार्डी वर्सेस द फिंड एक ड्रीम मैच हमें अब फ्यूचर में देखने को मिलेगा। नंबर 4 पे आते हैं वो सुपरस्टार जिनको सब लोग बोल रहे थे कि ये बर्बाद हो गए, ये बर्बाद हो गए, पर लेकिन ये सुपरस्टार बर्बाद नहीं हुआ है, क्योंकि कल रॉ के एपिसोड में जिस हिसाब से रैंडी ऑर्टन ने मतलब सबको धोया है, तो मतलब हमने पता चल गया कि रैंडी ऑर्टन कभी भी बर्बाद नहीं हो सकते। इनका आरक्यू पंट किक और इनका जो हील वाले जो तरीके हैं वो कभी भी इनको बर्बाद नहीं होने देगा। और रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच तीसरी बार होने वाला है, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर कोई मैच एक बार देखता हूँ, दूसरी बार अगर होता है तो शायद ही मैं उस मैच के लिए एक्साइटेड होता हूँ।
पर लेकिन रैंडी ऑर्टन ऐसा बंदा है जो कि बार बार मुझे मतलब कि यकीन दिला देता है कि शायद वो चैंपियन बन सकते हैं। और मैं एक बार फिर से एक्साइटेड हो चुका हूँ रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का जो मैच होगा हेल इन ए सेल में, शायद ये मैच होगा, उसके लिए मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ। नंबर 3 पे आते हैं सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस ने बहुत ही बढ़िया काम किया, अपना हिल टर्न कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। एक तरफ से आप कह सकते हो कि रॉ को जो उनका मिड डिवीज़न होता है उसको सेथ रॉलिंस ने संभाला है और एक अच्छी फ्यूड दिया उन्होंने रे मिस्टेरियो के साथ, और अभी भी वो फ्यूड चल रही है और उस फ्यूड को अभी इन्होंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और जब भी मुझे लगता है कि मैं इस फ्यूड से बोर हो रहा हूँ, सेथ रॉलिंस कुछ ना कुछ नया कर देते हैं इस फ्यूड में। नंबर 2 पे आते हैं अपने WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर भी एक बहुत ही बढ़िया चैंपियन रहे और अभी बीच में वो बोरिंग हो गए थे, पर लेकिन फिर भी क्लैश ऑफ चैंपियंस में जिस हिसाब से उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हराया है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। और ड्रू मैकिंटायर एक बोरिंग चैंपियन बिल्कुल भी नहीं है, वो एक ठीक ठाक से चैंपियन है, या फिर आप एक अच्छे चैंपियन भी उनको कह सकते हो, और इस एरा के तो बेस्ट फेस हैं ही वो। नंबर 1 पर आते हैं यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। तो रोमन रेंस ने बहुत ही बढ़िया काम किया, वो हिल बन गए हैं और उनकी हिल बनने से अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मुझे देखना चाहिए, नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन मुझे देखना चाहिए, कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे रोमन रेंस। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, ऐसा बहुत कम बार अब होता है WWE में कि हम नेक्स्ट वीक के लिए एक्साइटेड होते हैं। हालांकि रॉ पर ड्रू मैकिंटायर वो काम कर रहे हैं, तो स्मैकडाउन में कोई ऐसा सुपरस्टार होना चाहिए था जो वो काम करे, वो काम। और जो रोमन रेंस के हेटर्स से WWE ने तो उनका मुंह बंद कर दिया। जो हेटर्स बोल रहे थे कि रोमन रेंस का माइक स्किल्स सही नहीं है, तो उसके लिए WWE ने पॉल हेमन को बुला लिया। जो फैंस बोल रहे थे रोमन रेंस का जो शर्ट है वो सही नहीं है, तो रोमन रेंस का शर्ट भी यहाँ पे हटा दिया। और जो फैंस बोल रहे थे कि रोमन रेंस की एंट्रेंस थीम नहीं सही है, तो WWE उस पर भी अब काम कर रही है। तो मतलब यहाँ पे हेटर्स का मुंह बंद हो चुका है, और अब जो हेट कर रहा होगा रोमन रेंस को तो समझ जाओ वो कूल बनना चाहता है, वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, पर लेकिन वो स्मार्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रोमन रेंस नंबर 1 डिजर्व करते हैं। तो देखते हैं कि रोमन रेंस कब तक नंबर 1 बने रहते हैं और कब तक फैंस को एंटरटेन करते रहते हैं। तो आपकी क्या रैंकिंग है सितंबर मंथ की, प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और अब आपको बता देते हैं कि मिस्टर COC 2020 कौन है। तो विक्रम भाई और KZ एम्पायर मिस्टर COC 2020 हैं।